नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी गंगराड़े। वीआईपी विशेष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात की जाए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को लेकर के, तो उनकी रिहाई जो है जल्द ही होने वाली है। 6 महीने बाद जो है शराब घोटाले मामले के बाद आज उनको रिहा किया जाने वाला है। संजय सिंह को शराब घोटाले मामले में आज रिहा किया जाएगा। 5 शर्तों के साथ आज जो है उन्हें जेल से बाहर निकाला जाएगा। आप सांसद संजय सिंह तिहाड़ जेल से होंगे रिहा। कोर्ट की 3 शर्तों पर आएंगे संजय सिंह बाहर। पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, बयानबाजी नहीं करेंगे, दिल्ली से बाहर जाने पर जानकारी देंगे। संजय सिंह को शराब घोटाला मामला में जमानत मिल चुकी है। जेल से बाहर आएंगे आप सांसद संजय सिंह। तिहाड़ जेल से रिहा होंगे। शराब घोटाले मामले में जो है ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 6 महीने तक वो तिहाड़ जेल में रहे। वहीं अब आप सांसद संजय सिंह तिहाड़ जेल से रिहा होंगे। कोर्ट की 3 शर्तें हैं। संजय सिंह कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे और जाएंगे तो जानकारी देंगे, पासपोर्ट सरेंडर करेंगे और किसी भी मुद्दे को लेकर के बयानबाजी नहीं करेंगे। वहीं इसे लेकर के ईडी ने बेल का विरोध नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को सुनवाई के दौरान ईडी से सवाल किया कि क्या संजय सिंह को और ज्यादा दिन जेल में रखने की जरूरत है। कोर्ट ने आगे कहा कि 6 महीने तक वे जेल में रहे हैं। जैसे बहस हुई है उस आधार पर संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। ईडी बताए कि वो क्या करना चाहती है, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिख दिया है कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो ईडी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस पर ईडी ने कहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें बेल दी जाए। जिसके बाद जो है संजय सिंह को बेल दी जा रही है। संजय सिंह को तिहाड़ जेल से जो है रिहा किया जाएगा। ईडी की ओर से लगातार जो है कार्रवाई की जा रही थी शराब घोटाले मामले को लेकर के, जिस कारण आप सांसद संजय सिंह को है गिरफ्तार किया गया था। ईडी की चार्जशीट में जो है संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर के ही 4 अक्टूबर को ईडी ने उनके घर पर पूछताछ की थी और उनसे 10 घंटे तक यह पूछताछ चली थी, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली शराब नीति केस में जो है ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी, जिसमें आप सांसद राघव चड्ढा का नाम भी सामने आया था। हालांकि अभी तक उन पर कोई आरोप नहीं है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दुर्गेश काजरी जी जो हैं रेसिडेंट एडिटर जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं हम। आप सांसद जो हैं संजय सिंह, उनकी रिहाई होने वाली है आज, और क्या कुछ कहेंगे सर आप इस पर? देखिए, जो दिल्ली का बहुत चर्चित शराब घोटाला है, जी। उसमें आज आम आदमी पार्टी को एक राहत मिल रही है। संजय सिंह जो पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वो तिहाड़ जेल से रिहा होंगे। पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कल उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनको जमानत दी, तो साथ ही कहा कि जो भी शर्तें हैं वो दिल्ली कोर्ट तय करेगा, जी। लोअर कोर्ट तय करेगा। तो वहां आज बहुत सी शर्तों के साथ संजय सिंह को जो है आज जमानत पर छोड़ा जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि आप अपना पासपोर्ट जमा कराएंगे। 2 लाख के निजी मुचलके पर उन्हें बाहर रिहा किया जा रहा है। और साथ में अगर उन्हें उन्हें कहा गया है कि ना तो वो भारत छोड़ेंगे, अगर दिल्ली भी छोड़ेंगे तो अपनी लाइव लोकेशन शेयर करेंगे। जी। तो ऐसे में ये भी कहा है कि मीडिया से मुखातिब नहीं होंगे, केस के बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। इन तमाम शर्तों के साथ आज संजय सिंह जो है तिहाड़ जेल से रिहा हो जाएंगे। और देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में संजय सिंह जो है वो चुनाव प्रचार का हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पर आम आदमी पार्टी के जो नेता लोग से जो वर्कर थे, वो संजय सिंह के घर के बाहर जमा होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जो है तिहाड़ जेल के बाहर वर्करों को जमा नहीं होने दिया जा रहा। आचार संहिता भी लागू है। तो संजय सिंह के घर के बाहर एक जश्न का माहौल है। जी। जी।
जी, आयुषी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जो हैं संजय सिंह, उनको जो है रिहा किया गया है। कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनमें खुशी का माहौल जो है देखने को मिल रहा है। और यदि बात की जाए चुनाव को लेकर के, तो क्या अब चुनाव में इसका असर दिखाई देगा? देखिए, अ, जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि जब अरविंद केजरीवाल की पेशी थी, तो उन्होंने कहा कि जो नायर हैं, वो उन्हें रिपोर्ट नहीं करते थे, वो आयुषी को रिपोर्ट करते थे, क्योंकि आयुषी सी जो गोवा में इलेक्शन हुए थे उसके इंचार्ज थे। जो भी फंड वहां आया है गया है, इस संबंध में आयुषी ही बेहतर बता सकती है। इसके साथ उन्होंने सौरभ भारद्वाज का भी नाम लिया। तो जी, इसमें एक आम आदमी पार्टी में जो जैसे इन दो मंत्रियों का नाम आया, तो भीतर ऐसा लग रहा था कि अंदर से जो आयुषी और जो थे भारद्वाज, वो दोनों टूट गए थे। तो किसी ना किसी तरीके से जो अरविंद केजरीवाल ने उनका नाम लिया है, तो पार्टी के नेताओं को काफी ठेस भी लगी है। और लोकसभा चुनाव की बात करें तो ये दोनों नेता मुखर होके अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। पर अरविंद केजरीवाल ने जब इन दोनों का नाम लिया, तो ये नेता कहीं बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। तो कभी भी ईडी इनको समन जारी कर सकती है, जी। इनको इनसे पूछताछ कर सकती है, इनकी गिरफ्तारी भी। संजय सिंह की जो रिहाई हुई है, तो संजय सिंह की जो रिहाई हुई है, इससे आम आदमी पार्टी को थोड़ा सुकून मिला है। अब उनको ये कहने का अवसर मिल गया है कि ईडी ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध नहीं किया। संजय सिंह के खिलाफ जितने भी आरोप थे, वो गलत आरोप थे। जो उच्चतम न्यायालय है, उन्होंने उनकी जो है बेल एप्लीकेशन मंजूर की है। तो कहीं जी। ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा अग्रेसिव होने का अवसर मिल गया है। जी। जी, जिस प्रकार से आरोप है शराब घोटाले मामले को लेकर के और संजय सिंह की यदि मैं बात करूं, तो उन पर जो है कोर्ट का ऐसा कहना है कि अभी तक कोई पुख्ता जो है आरोप नहीं लग पाया है। तो क्या ये सब लोकसभा चुनाव की वजह से किया जा रहा है, या सच्ची में ऐसा कुछ हुआ है, या फिर क्या लगता है कि क्या कुछ हुआ है? क्या ये सब कुछ जो चल रहा है वो सही है? देखिए, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी जो नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार। जी, तो एनडीए जो है अब उनको 30 सीटें पूर्ण एनडीए को और 370 सीटें बीजेपी जीतने का दावा कर रही है। जी, कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज। साम दाम दंड भेद, एक ये भी कहानी बनी हुई है। एक ये भी कहावत है कि समझाओ, दंड दो, दाम दो, कुछ भी करना पड़े, जो उन्होंने अपना लक्ष्य रखा है 400 पार का, उसके लिए वो किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण तौर पर आलोचना हो रही है। पूरे विपक्षी दल यही कह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल की इलेक्शन के एंड पहले गिरफ्तारी हुई है, और टाइमिंग को लेकर बहुत जबरदस्त सवाल उठाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भी बहुत मुखर होकर विरोध कर रही है। उनके साथ राहुल गांधी, ममता बनर्जी और भी अन्य विपक्ष के नेता अखिलेश यादव, अ, शरद पवार, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, सभी लोग इसका एक एक स्वर में विरोध कर रहे हैं जी, कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है, अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए विपक्षी दलों को कुचल रही है। देश में अभी तानाशाही का माहौल चल रहा है। जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाएगा, तो हर तरीके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को इस्तेमाल करके इनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाएगा। और मैंने जैसे पहले ही कहा है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। तो ये इलेक्शन 400 पार करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी अपने वर्करों को भी मजबूत करने में लगी हुई है। और विपक्ष के किसी नेता पर इतना सा भी आरोप लगता है। वहीं हमारे साथ इस पर अधिक जानकारी के लिए विक्रम श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं चर्चा कर लेती हूँ। विक्रम जी, संजय सिंह को आज जो है शराब घोटाले मामले में रिहा किया गया है, क्या कुछ कहेंगे आप? जी हाँ, देखिए आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि जी, संजय सिंह एक वो नाम है जो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इस वक्त जेल के अंदर हैं और लोकसभा चुनाव सर के ऊपर है और जिस तरह से दिल्ली के अंदर लगातार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जो सफलता मिली है, उसमें कहीं ना कहीं संजय सिंह की बड़ी अहम भूमिका है और
संजय सिंह के जेल से बाहर निकलने से, क्योंकि देखिए इस वक्त अगर दिल्ली में देखें तो सातों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और ऐसे में जिस तरह से सीट शेयरिंग करके इंडिया गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, कहीं ना कहीं देखिए अगर पूर्व के इतिहास को देखें तो कांग्रेस की जो मजबूती है वो इस बात को दर्शाती है कि अगर वो आम आदमी पार्टी के साथ अगर मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जी। 4 और 3 कांग्रेस 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, 4 पे भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो वोटों की शेयरिंग है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिला करके वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कह सकते हैं राजनीतिक लिहाज से माथे पर बल लेकर के आ रहा है। और उसी बल के तहत इन सारे जो प्रकरण है जो आबकारी नीति है जो उसमें अरेस्टिंग है उसको देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी को लेकर के जो आम लोगों की राय है वो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से अरेस्ट किया गया ठीक चुनावों के दौरान, बहुत सारे सवाल है कि दिल्ली के अंदर अलग अलग जगह के लोग बहुत अधिक रहते हैं और साक्षरता के हिसाब से देखें तो साक्षरता के हिसाब से भी दिल्ली के अंदर बहुत अधिक लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। जी। और जाहिर सी बात है जो शिक्षा का जो स्तर है वो चर्चाओं को जन्म देता है, वो सवालों को जन्म देता है। और जिस तरह से जो कोर्ट ने एक कोड किया है ईडी को लेकर के, वो अपने आप में एक अहम सवाल है कि जिस तरह से ईडी का अगर जिक्र करें और जो विपक्षी पार्टी है वो इस बात को कह रही है कि देखिए जितने भी बड़े भ्रष्ट नेता थे जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उनमें से 23 नेताओं का जो मामला था उसको जो है समाप्त कर दिया गया। कहीं ना कहीं देखिए जो बात और जो आरोप और जिसका जिक्र प्रधानमंत्री हर मोर्चे पर करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोग जो है वो सवाल इस बात को सोच रहे हैं और पूछ रहे हैं, अपने मन में पूछ रहे हैं, नेताओं से पूछ रहे हैं। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार भी इस सवाल को पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जिसके ऊपर आरोप लगाते हैं वो भाजपा में शामिल होते हैं और पाक साफ हो जाते हैं। जी। और तमाम तरह के सवाल हैं। देखिए अगर लोकसभा चुनाव को अगर देखें तो 400 पार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। और ये जो 400 पार का जो नारा है वो पूरे देश भर में लोकसभा सीटों को जोड़ करके देखा जा रहा है। देखिए हर जगह की अपनी अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति है, समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है। हिंदी बेल्ट में अगर पिछले चुनाव को देखा जाए 2019 के चुनाव को अगर हिंदी बेल्ट के रिजल्ट को देखा जाए तो लगभग लगभग हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से क्लीन स्वीप करने का काम किया है। लेकिन परिस्थितियां बदली है। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव थे तो विपक्ष के पास जो मुद्दे थे उसमें राफेल का मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा था। लेकिन अब के मुद्दे को देखें तो बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो, और खास करके प्रधानमंत्री ने जिन बातों का जिक्र किया था या वो जिन बातों का जिक्र करते हैं वो 5 किलो राशन का जिक्र करते हैं, 80 करोड़ लोगों को देने की बात करते हैं, उज्ज्वला की बात करते हैं, तमाम चीजों की जो वो जिक्र कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो मुद्दे थे 2019 से और 2024 में उन मुद्दों में इजाफा हुआ है। और खुद भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मुद्दे को विपक्ष को खुद थाली में परोस के देने का काम कर रही है। जी। क्योंकि देखिए जिस तरह से उत्तराखंड से अगर हम शुरुआत करें, उत्तराखंड में जिस तरह से जिन कांग्रेसी नेताओं ने यहाँ पर सरकार हरीश रावत सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार को गिराने का प्रयास किया था, वो सभी नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उत्तराखंड से सफर शुरू हुआ, कई स्टेटों में देखा गया वहां पर जो चुनी हुई सरकार थी उनको गिराया गया और उन सभी नेताओं को जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। अभी हाल ही में देखिए जिस तरह से पंजाब का सारा वो माफ कीजिए हिमाचल का जो सारा प्रकरण था, जो 6 विधायक थे जिन्होंने बगावत किया और कांग्रेस छोड़ करके अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और शामिल होते ही भारतीय जनता पार्टी ने सभी को टिकट दे दिया। यानी कि जो बात मोदी जी कर रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार को भगाएंगे और ये मोदी की गारंटी है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक इस बात को समझ रही है। और विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जो बात कहते हैं उसी को टारगेट करते हुए अपना जो मुद्दा है उसको मजबूती के साथ जो है पब्लिक के बीच में रख रही है। और जिस तरह से बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए लगातार 2 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं
और जिस तरह से मोदी करंट को मैंने भी महसूस किया है, उत्तराखंड का विधानसभा जब चुनाव था तो उस दौरान कई सारे सवाल जन्म ले रहे थे और उन सवालों में जाहिर सी बात है मैंने इस बात को एनालाइज किया और मैंने लोगों से जब जो लोग चुनाव ड्यूटी में थे या उनसे जुड़े हुए जो लोग थे उन्होंने बताया कि देखिए हमें जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं वो उत्तराखंड का जो इतिहास है उसको बदलता हुआ दिखाई दे रहा है जी। और ठीक वैसा ही रिजल्ट दिखाई दिया। हालांकि मुख्यमंत्री चुनाव हार गए उत्तराखंड के, लेकिन सत्ता जो है वो बरकरार रखने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही। जी। धीरे धीरे देखिए क्योंकि एक दौर लगातार होता है। जब 2014 का अगर जिक्र करें तो हमने देखा कि लोगों के अंदर बदलाव की जो उम्मीद थी वो बहुत बढ़ चढ़ करके दिखाई दे रही थी और वही उम्मीद 2019 में भी दिखाई दी जब प्रधानमंत्री की बातों को लोगों ने समझा कि हाँ और 5 साल इनको दिया जाना चाहिए। जी। लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो खुद भारतीय जनता पार्टी थाली में परोस करके विपक्ष को देने का काम कर रही है। जी। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को ठीक चुनाव में उनको अरेस्ट किया गया, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का खाता सीज किया गया जी। और ईडी जिस तरह से जो कार्य कर रही है उसको लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह से जब जजमेंट की जो बात हो रही है, जजमेंट में अगर कोर्ट ये कह रहा है कि अगर हम उसमें कोई टिप्पणी करेंगे तो वो ईडी यानी कि जो हमारे देश की ऐसी एजेंसियां हैं जो उनको स्वतंत्र तरीके से हम समझते हैं, उनको जो कार्य वो कर रहे हैं चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या फिर पुलिस हो, तो कहीं ना कहीं देखिए बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि जी। आखिर किस तरह से जो कार्य हो रहा है उससे एक छवि देश की खराब हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए जिस तरह से अमेरिका सवाल खड़ा कर रहा है, हम इससे पहले मुझे जहां तक ध्यान है पत्रकारिता के लंबे दौर को मैंने बड़े करीब से देखा है। मनमोहन सरकार को मैंने बड़े करीब से देखा है। इस जी। तरह की टिप्पणियां विदेश से नहीं होती थी जिस तरह की टिप्पणियां अब हो रही है। तो कहीं जी। ना कहीं एक बड़ा बदलाव की जो उम्मीद है और जो बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए 400 पार का नारा सत्तारूढ़ दल दे रहा है। देखिए जाहिर सी बात है जो सरकार सत्ता में रहती है वो पुनः चाहती है कि वो सरकार में बनी रहे, विपक्ष में बने। विपक्ष में रहने के लिए कोई भी राजनीतिक दल जो है वो राजनीति नहीं करता है। जी अपने विक्रम जी, अपने हमारे तरीके साथ दुर्गेश जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी चर्चा कर लेती हूँ। मैं फिर से आपके पास आऊंगी। दुर्गेश जी देखिए, जैसे बताया अभी विक्रम सर ने भी कि ईडी जो है लगातार मामलों को लेकर के कार्रवाई कर रही है और कहीं ना कहीं देश और विदेश में भी इस मामले को लेकर के अब सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि क्योंकि ईडी जो है सरकार के लिए काम नहीं करती है, वो हमारे देश के लिए काम करती है। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, जब विपक्षी नेताओं पर ही ईडी कार्यवाही करेगी जी। तो आरोप तो लगेंगे, वो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। तो इससे जो एजेंसीज हैं उनकी छवि जो है, उनके स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की जो क्षमता होती है उस पर शक जाहिर होता है और उनकी छवि जो है धूमिल होती है। अब देखते हैं कि बहुत से नेता महाराष्ट्र के थे, अजीत पवार थे, जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उन तमाम नेताओं के खिलाफ जो है ईडी या अन्य विभागों ने कार्यवाही बंद कर दी है या उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। जी। तो अपने आप में एक ये सवाल खड़ा करता है। भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर शोर से इल्जाम लगाती है, जब वो नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तब उनका कोई भी नेता उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। जी। अगर मैं बात करूं अमेरिका, जर्मनी या किसी भी यूके की, जिन्होंने भी भारत के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है, ये सरासर गलत है। उनको कोई अधिकार नहीं है कि भारत के अंदरूनी मामलों में दखल-अंदाजी करें। पर जो हमारी एजेंसीज हैं, उसमें भारत एक लोकतंत्र है, एक बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। तो इसकी छवि को बचाकर रखना भी सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो राष्ट्रीय दल हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि सत्ता हासिल करने के लिए हम अपने लोकतंत्र का नुकसान या उसकी छवि को धूमिल नहीं कर सकते। और जो आप बात कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, देखिए अरविंद अरविंद केजरीवाल जो नेता है ना, उनके साथ गलत होता है या सही होता है, वो उसको एक अपॉर्चुनिटी में ले जाते हैं। जी। अब उनको गिरफ्तार किया गया है, वो इसको अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहे हैं कि जो ईडी है उन्होंने उनके खिलाफ जो है वो गलत कार्रवाई की, जी। मोदी को तानाशाह बता रहे हैं। जी। देखिए 10 सम्मन उनके पास हैं, वो अपने आप को कट्टर ईमानदार होने का दम भरते हैं,
तो उनकी खुद की जिम्मेवारी भी बनती थी ना, अभी कट्टर ईमानदार हैं तो ईडी के समक्ष पेश होते, पहले दिन ही पेश होते, तो जी इससे संशय भी बरकरार ना हो। जी और दूसरी बात मैं हूँ कि जब 2012-13 में आंदोलन में थे, तब उनके भाषण हम निकाल निकाल के देखें तो उनके खुद के ये आरोप होते थे कि जिस नेता पर अगर आरोप भी लग जाए तो उसे तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देकर जांच का सामना करना चाहिए। जी अगर जांच में वो पाक साफ पाए जाते हैं तो उनको दोबारा पद दिया जा सकता है। जी अब अरविंद केजरीवाल का जो परिवर्तन हो गया जी, 10 साल में बिल्कुल ही बदलाव हो गया, हृदय परिवर्तन के हैं या दिमाग का परिवर्तन के हैं। अब वो कहते हैं कि वो जेल में भी जा चुके हैं और वो जेल से बैठकर सरकार चलाएंगे। जी तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत सीनियर व्यक्ति ने मेरे से बात की थी। जी हमने उनसे सवाल पूछा था कि पावर भी नेता भ्रष्ट क्यों हो जाते हैं? जी तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया था, मिस्टर काजरी, पावर मेक्स ए मैन करप्ट। जी तो जैसे बिल्कुल ही अरविंद केजरीवाल के पास पावर आई है, तो पावर से एक करप्शन का जो संबंध था ना, वो जुड़ गया। अब जो शराब नीति हुई है, जिसको एलजी ने सीबीआई जांच सौंपी, तो ऐसी शराब नीति लाने की आवश्यकता क्या थी? इतने बड़े नेता आम आदमी पार्टी के एक एक साल से जेल में बंद हैं। अगर उनको जमानत मिलनी होती तो कब से मिल जाती। तो इनकी भूमिकाएं अक्सर जो है शक के दायरे में है। जब भी जी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपना पक्ष अदालत के सामने रखती है, क्योंकि अदालत में कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर नहीं होता, वहां सिर्फ तथ्यों पर बात होती है। जी जब ईडी को किसी व्यक्ति की जरूरत होती है तो अदालत उनका जो पक्ष है कंसीडर करती है, तो उस व्यक्ति को तब तक मानिए पीएमएलए में जमानत नहीं देती है जब तक ईडी चाहती है उसको जमानत ना मिले। अब जी ईडी ने विरोध नहीं किया संजय सिंह की जो जमानत का, तो संजय सिंह को तुरंत प्रभाव से जो है अपना उच्चतम न्यायालय है, उन्होंने जमानत उनकी मंजूर कर दी है। जी तो कहीं ना बिल्कुल कहीं ये जो जमानत मंजूर हुई है और ईडी ने इसका विरोध नहीं किया है, तो राजनीतिक गलियारों में इसकी भी चर्चा हो रही है। कहीं आम आदमी को तोड़ने का कोई प्लान तो नहीं है कि संजय सिंह की बेल हो गई है 6 महीने पहले, वो गए थे जेल में, और उससे पहले मनीष सिसोदिया 1 साल हो गया, उससे भी ज्यादा का समय हो गया, जी उनको अभी तक जमानत है, वो नहीं मिली है। ये भी अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। जी और दूसरी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात है, तो बाकी देशों को किसी देश के भीतरी मामलों में दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि जी भारत एक प्रभुसत्ता देश है। अगर उनके देश में भी बहुत सी बातें होती हैं तो हमारे विदेश मंत्रालय ने उनको जो है प्रॉपर जवाब दिया है कि जी उनका कोई हक नहीं बनता कि हमारे देश के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप करें। जी जी। जी वही हमारे साथ विक्रम जी भी बने हुए हैं। विक्रम जी, शराब घोटाले मामले में जो है सीएम अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया। ईडी उनसे लगातार जो है पूछताछ भी कर रही है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ईडी की ओर से जो है रिमांड उनकी बढ़ा दी जा रही है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है वो पब्लिक यही जानना चाहती है, इतना लंबा समय हो गया, जी अभी तक जो मनी ट्रेल है, जिस बात का जिक्र ईडी कर रही है कि पॉलिसी में बदलाव किया गया, लगभग 100 करोड़ रुपए वो चुनाव के लिए फंड इकट्ठा जो है वो किया गया, इसको लेकर के ईडी अभी तक स्पष्ट जो है जो मनी ट्रेल है उसका खुलासा नहीं कर पाई है। जहां तक अगर मैं जिक्र करूं कि पॉलिसी में बदलाव का, अगर इस तरह की पॉलिसी को लेकर के अगर ईडी इस बात की 100% गारंटी देता हूं कि पूरे देश भर में कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो जेल में ना जाए, अगर ईडी सही तरीके से अगर कार्य करेगी। क्योंकि देखिए, बहुत सारे चीजों को बड़ी बारीकी से मैं जानता हूं, समझता हूं। बहुत सारी जो योजनाएं हैं उसमें किस तरह से बदलाव किया जाता है, किस तरह से लोगों को फायदा दिया जाता है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के अगर मैं सीधे तौर पर अगर जनता को समझाने का प्रयास करूं, तो इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस तरह से देखा गया कि जिस कंपनी के ऊपर ईडी का छापा हुआ या सीबीआई का छापा हुआ, जिसके खिलाफ जांच चली, उसने तुरंत ही जो है वो चुनावी बॉन्ड खरीदा और एक विशेष पार्टी, यानी कि विशेष का मतलब सत्तारूढ़ दल को उन्होंने जैसे ही चंदा दिया, उनका जो है बचाव हो गया।
देखिए, आप नोट करिए, जीजाजी घोटाले का जिक्र लगातार स्मृति ईरानी करती थी, लेकिन जैसे ही डीएलएफ ने बॉन्ड खरीदा और उन्होंने उस पार्टी को दिया, उसके बाद से आपने देखा होगा कि कभी भी भाजपा के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो खुद स्मृति ईरानी हो, वो जो जीजाजी घोटाले का जिक्र करती थी, अब वो बात नहीं करती हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है चाहे वो पॉलिसी में बदलाव हो, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, और यही बात जो राष्ट्रीय दल है कांग्रेस, वो मंच के माध्यम से कर रही है कि देखिए हमारा खाता सीज कर दिया है और हम किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, किस तरह से हम प्रचार प्रसार करेंगे जिसमें उन्हें राहत मिली। इससे आप बड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए जहां तक पॉलिसी में बदलाव का है, मैंने जिक्र किया कि कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है, किसी भी पॉलिसी को आप देख लीजिए कि वो किसके तरफ जा रही है। बहुत सारी पॉलिसियां हैं जिनका हम एक एक करके अगर जिक्र करेंगे तो सब में घोटाला निकल करके सामने आएगा, क्योंकि प्रॉफिट का जो खेल है सीधे तौर पर वो आपको सामने से तो लगेगा कि हाँ पारदर्शी तरीका अपनाया गया है, लेकिन एक एक पॉलिसी को अगर उठा करके देखेंगे तो हर उन पॉलिसी में जो है कहीं ना कहीं ऐसे क्लू मिलेंगे या ऐसी चीजें मिलेंगी जो एक फेवर में होगी कंपनी को, खास कंपनियों को लेकर के। देखिए अहम सवाल जैसा भ्रष्टाचार को लेकर के हो रहा है, देखिए भ्रष्टाचार मुझे लगता है राजनीति में शिष्टाचार है, क्योंकि चिदम्बरम जब वो जेल में जाते हैं, चिदम्बरम को लेकर के तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं कि चिदम्बरम ने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन अब चिदम्बरम भी भ्रष्टाचारी है नहीं है, इसको लेकर के कोई भी सत्तारूढ़ दल का चाहे वो प्रवक्ता हो, वो भी उनका जो है नाम का जिक्र नहीं करता है। कहीं ना कहीं अंदर खाने एक बड़ी सेटिंग का एक खेल चलता है, और उसी सेटिंग के खेल में दोनों जो पार्टियों के बड़े नेता है वो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से मिल करके सारी साठगांठ कर लेते हैं, और यही वजह है कि जो 23 बड़े नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनके ऊपर जो तमाम तरह के जो दाग लगे थे उससे उनको जो है वो बेदाग कर दिया गया। खास करके देखिए महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, और लगातार वो जो सवाल उठाते रहे हैं, जब वो विपक्ष में थे तब भी उन्होंने सवाल उठाए थे, और जब वो सत्ता में आए तब भी उन्होंने सवाल उठाया, लेकिन उनके जो भ्रष्टाचार के सवाल थे वो जाहिर सी बात है अब वो नजरें मिला करके मेरे सामने नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि जिनके ऊपर वो आरोप लगाते थे, खुले तौर पर लगाते थे, सबूतों और साक्ष्य के साथ लगाते थे, अब वो उन्हीं की पार्टी में आ गए हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई नेता किसी को भ्रष्टाचारी अगर बोल रहा हो, सबूतों के साथ भ्रष्टाचार के तथ्य रख रहा हो, और वही नेता उसी की पार्टी में आ जाए और उसको हाथों हाथ लिया जाए, और वो जो है वो मंच के सामने बैठा हो और वो मंच के विपरीत बैठ करके ताली बजाए, तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक बड़ी जो है निराशाजनक जो है वो परिस्थिति होती है। और जिस तरह से देखिए आम आदमी पार्टी के लिए संजय सिंह की जो वापसी है वो बहुत अहम रोल अदा करती है, क्योंकि देखिए खोने के लिए आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन अगर दिल्ली के अंदर जिस तरह से 4 और 3 का जो रेशियो है, और खास करके अगर कांग्रेस का जिक्र करें तो देखिए 15 साल आम आदमी पार्टी से पहले शीला दीक्षित की सरकार रही है, मुख्यमंत्री रही है, और दिल्ली के अंदर जिस तरह से जो विकास का जो मॉडल था शीला दीक्षित का, उसको नकारा नहीं जा सकता है, मेट्रो का जिक्र हो या फ्लाई ओवर का जिक्र हो, क्योंकि देखिए जब मैं पहली बार दिल्ली गया था, व्हाइट कमीज पहन करके गया था, ब्लू लाइन बसें चलती थी, जब मैं सुबह से शाम को जब घर पहुंचा तो वो सफेद कमीज बिल्कुल काली हो गई थी, यानी कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था। जो जिस तरह का नेटवर्क वहां पर हुआ, जिस तरह से पॉल्यूशन फ्री दिल्ली को करने का प्रयास किया गया, हालांकि देखिए एक दबाव दिल्ली के ऊपर रहता है, तमाम जगह से आवागमन लोग करते हैं, बहुत देश की राजधानी है, बहुत जगह आयात निर्यात दिल्ली से होता है, तमाम अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट वहां से है, और जिस तरह से जनाधार का एक मैंने जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस का जनाधार बहुत मजबूत जनाधार था, बीजेपी तब भी संघर्ष कर रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में लोगों को लगा कि ये देश के लिए चुनाव है और हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट करना चाहिए। उसी दिल्ली के अंदर, जिस दिल्ली की 70 विधानसभाओं पर आम आदमी पार्टी को एक तरह से कह लीजिए कि क्लीन स्वीप देने का दिल्ली की जनता ने प्रयास किया, और उसी
लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने बीजेपी को वहां पर जो है सीधे तौर पर क्लीन स्वीप दिया। इस जी। बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प है और वोटिंग का जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का 60 से लेकर के 65% है और बीजेपी का जो ग्राफ है वो 39 और 40 के आसपास है, यानी कि बीजेपी बहुत पीछे दिखाई दे रही है। जी। हालांकि देखिए धीरे धीरे जब कई बार ऐसा होता है कि आप को जब वोटिंग करने जाते हैं तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। जब आप वोट कर रहे होते हैं तो दिमाग में तमाम तरह के सवाल होते हैं, तमाम तरह के ख्यालात चल रहे होते हैं और उस वक्त आप डिसाइड करते हैं कि आपको किसको वोट देना है। जी। एक मेरे जानकार थे, उन्होंने मुझसे जिक्र किया कि जब मैं घर गया तो मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि पापा आप किसको वोट देने वाले हो। उन्होंने कहा कि मैंने अपने दिमाग में सोचा यार मैं तो इस दल को वोट करता हूं, लेकिन उस दल का जो कैंडिडेट खड़ा है उसको तो मैं जानता ही नहीं हूं और विपक्ष वाले के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध है। तो उन्होंने जिस पार्टी को लगातार वोट करते थे उससे विपरीत पार्टी को उन्होंने वोट किया, क्योंकि वो उस कैंडिडेट को भली भांति जानते थे। तो बहुत तरह की परिस्थितियां होती है, पब्लिक किस तरह से वोट करती है ये तो उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हम लोग यही अपील हर बार करते हैं कि आप लोग मतदान जरूर करें। लोकतंत्र के लिए मतदान बहुत जरूरी है और यही प्रयास वीआईपी न्यूज का रहता है कि लोगों से अपील करें कि देखिए आप उस व्यक्ति को चुने जो आप के जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिनके पास आप अपनी समस्या को बहुत इजी तरीके से ले जा सकते हैं और वो आपकी समस्याओं को देश की जो उच्च मंदिर है वहां पर रखे और आपकी समस्याओं से आपको समाधान दिला सके। जी जी। वहीं हमारे साथ दुर्गेश जी भी हैं, उनसे चर्चा कर लेती हूँ। देखिए भ्रष्टाचार की बात की जा रही थी और भ्रष्टाचार तो जो है हर सरकार की ओर से किया जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। आम जनता को कहीं ना कहीं इस वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आम जनता जो है टैक्स भर रही है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिस वजह से जो है आम जनता परेशान हो रही है। वहीं यदि मैं विपक्ष की बात करूँ इसे लेकर के, तो विपक्ष जो है लगातार इस मुद्दे पर हमलावर है और कई बार जो है भाजपा सरकार पर आरोप भी लगाया उन्होंने कि सरकार जो है डरी हुई है, इस वजह से ये सब कुछ करवा रही है। क्या कुछ कहेंगे आप? बात कही कि भ्रष्टाचार जो है शिष्टाचार बन चुका है राजनीतिक पार्टी। तो ये शिष्टाचार जो है ये हम अकेले कांग्रेस पार्टी में नहीं है, ये तमाम जितने भी भारत में राजनीतिक दल हैं तो उन्होंने इसको शिष्टाचार बना लिया है। जितना भ्रष्ट नेता अगर वो सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसको जो है वो पाक साफ मान लिया जाता है। अगर बात करें अजीत पवार की, अशोक चौहान की और बहुत से नेता हैं जिनकी भी हम बात कर सकते हैं, जिन पर बहुत बड़े बड़े तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी ने मुख रोक लगाए और जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लिया तो किसी ने उनके खिलाफ आवाज नहीं निकाली। तो हम जो एथिक्स की बात करते हैं कि नैतिकता शब्द होता था, कभी हम सुनते थे कि भारतीय राजनीति में नैतिकता का दौर होता था, कभी रेल एक्सीडेंट हो जाता था तो हमारे जो पहले रेल मंत्री थे तो वो इस्तीफा दे देते थे जी। किसी पे भी, अगर मैं पवन बंसल की बात करूं तो अश्विनी कुमार की बात करूं तो 2014 की सरकार में उन पर कुछ आरोप लगे थे तो तुरंत प्रभाव से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अभी जो अकाउंटेबिलिटी एक शब्द आता है, अगर मेरे जहन में एक शब्द आता है तो अकाउंटेबिलिटी कहीं नजर नहीं आ रही जी। तो सबसे पहले तो नेताओं को सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पे आना चाहिए। उनको खुद के भीतर तो पता है ना भी वो क्या कर रहे हैं, शक्ति हासिल करने के लिए वो तमाम ऐसे काम कर रहे हैं जो नैतिकता के आधार पर अच्छे नहीं है। अब इलेक्शन का दौर चल रहा है, इसमें मनी ट्रेडिंग भी होगी, इसमें नशा भी बांटा जाएगा, हर तरीके से हर जो है तरीका अपनाया जाएगा जिससे जनता को, वोटरों को लुभाया जा सके। तो हम सब लोग जानते हैं, हम पत्रकार भी हैं, हम सभी जानते हैं कि हर जगह ये जो पैसे का लेन देन होता है, नशे का बड़े पैमाने पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और जातिगत समीकरण बनाए जाते हैं। जबकि अगर भाषणों की बात करें तो उसमें कहा जाता है कि हम जातिगत इन सभी नीतियों से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, सभी चीजों से ऊपर उठ के हमें जो है देश के बारे में सोचना चाहिए। जबकि हम
आए दिन टीवी चैनलों पर अगर हम डिबेट सुनते हैं तो हिंदू मुस्लिम चलता रहता है। तो जी, धर्म एक ऐसी अफीम है जो बड़ी आसानी से जो है वो वोटरों को लुभा देती है। लोग अपने धर्म को जानते नहीं है पर धर्म के लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। तो अब जी, तमाम इंडिया पाकिस्तान इन मुद्दों पर जो है वोट ली जाती है, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर वोट ली जाती है। तो मैं कहूँ कि बहुत सी पार्टियां पोलराइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन में लगी रहती हैं। अगर कोई नेता अपने आप को मुस्लिम पक्ष का नेता बताता है तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली जो है काउंटर पोलराइजेशन हो जाती है। तो दूसरा नेता अपने आप को दूसरे पक्ष का नेता बताना शुरू कर देता है। जी, तो ये जो तमाम मुद्दे हैं भारतीय राजनीति के लिए जहर बनते जा रहे हैं। जी, बात होनी चाहिए युवाओं के भविष्य पर, बात होनी चाहिए शिष्टाचार की, बात होनी चाहिए रोजगार की, महंगाई की, डेवलपमेंट की, वो कहीं नजर नहीं आ रही। अब आप तमाम नेताओं को सुनते होंगे कि जब भी भाषणबाजी करते हैं तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में लगे रहते हैं। जी, अब संसद में भी अगर बात होती है तो जो जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जिन मुद्दों पर विपक्ष को सरकार को घेरना चाहिए, उन मुद्दों पर विपक्ष बात ही नहीं करता, वॉकआउट करता रहता है, संसद नहीं चलने देता। जबकि जी, विपक्ष की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि जो जनता ने उनको चुन के भेजा है, तो उनकी समस्याओं को सरकार के सामने रखे। जी, पर बिल्कुल। विपक्ष भी कहीं न कहीं जो अपनी भूमिका अदा करने में नाकाम साबित हुआ है, तो जी, सरकारों का तो काम ही होता है आयुषी जी, कि जी, उनको सत्ता मिली है वो सत्ता का आनंद लेते हैं। और जी, विपक्ष विपक्ष की भूमिका होती है कि वो उनको रोकते हैं, उनको कुछ भी गलत करने को रोकते हैं। जी, यही हाल जो है अरविंद केजरीवाल के केस में हुआ। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सत्ता में है, पंजाब में सत्ता में है, पर जो उनका विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में विपक्ष में बैठा है, उनको पास एक ही अवसर मिला अरविंद केजरीवाल को घेरने का, उन्होंने पूरे अच्छे तरीके से उसे बनाया और उनको जी, सलाखों के पीछे तक पहुँचा दिया। तो जी, ये जो है इसको हम पॉलिटिकल वेंडेटा भी कह सकते हैं, जी, क्योंकि ईडी ने जिस जिस बारीकी से अरविंद केजरीवाल और शराब घोटाले मामले में पिछले 2 सालों से जांच की, तो वो जांच वो अजीत पवार के केस में भी कर सकते थे, जी, अशोक चौहान के केस में भी कर सकते थे। किसी और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके ऊपर भी जिनके ऊपर ये आरोप लगते हैं, उनके ऊपर भी कर सकते थे। नवीन जिंदल की बात करें हरियाणा से, जिनको टिकट भी दे दिया गया है, तो उनके खिलाफ भी बहुत से तमाम आरोप लगे थे। उन सब आरोप को अब भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया है जी, और जो है जनता को मूर्ख बनाने का काम चलता रहता है। आयुषी एक बात मैं और कोट करना चाहता हूँ जी, कि अगर भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूँ, अगर उनके आप चेहरे देखेंगे ना, तो उसमें 25 से 30% जो नेता हैं, वो विपक्षी पार्टियों से खींचे। जी, पंजाब की बात करते हैं तो अभी जो है रवनीत बिट्टू शामिल होते हैं तो जी, उनको टिकट भी दे दिया जाता है। रिंकू जी शामिल होते हैं, जालंधर से आम आदमी पार्टी के थे, उनको टिकट दे दिया जाता है। अब पटियाला से महारानी परनीत को कांग्रेस सांसद थी, उनको टिकट दे दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी भी आने वाले समय में कहीं न कहीं जो जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके विरोध का उनको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पैराशूट से कैंडिडेट उतारने का जो सिलसिला अभी चल रहा है, तो आने वाले समय में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। जी, जी, दुर्गेश जी, जी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। वही हमारे साथ विक्रम जी अभी भी बने हुए हैं, मैं उनसे चर्चा करूँगी। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल की जो है गिरफ्तारी हुई थी। रिमांड पर दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी सुनवाई हुई। गिरफ्तारी सिर्फ अपमानित करने के लिए की गई। सीएम ने कहा, मुझे और पार्टी को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और रिमांड पर दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी सुनवाई भी हुई है। गिरफ्तारी सिर्फ अपमानित करने के लिए की गई। मुझे और पार्टी को अलग थलग करने की कोशिश जो है की जा रही है।
शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी, रिमांड पर दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। गिरफ्तारी सिर्फ अपमानित करने के लिए की गई। सीएम केजरीवाल, मुझे और पार्टी को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, ये भी सीएम केजरीवाल ने बयान दिया। सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया था। वहीं शराब घोटाले मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। रिमांड पर दिल्ली हाई कोर्ट में जो है आज सुनवाई हुई है। वहीं इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गिरफ्तारी सिर्फ अपमानित करने के लिए की गई है, मुझे और पार्टी को अलग थलग करने की कोशिश जो है की जा रही है। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी, रिमांड पर दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। गिरफ्तारी सिर्फ अपमानित करने के लिए की गई। सीएम केजरीवाल, मुझे और पार्टी को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। वह यदि मैं बात करूं अपना दल कमेरावादी पार्टी की, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। डॉक्टर पल्लवी पटेल ने इस दौरान बड़ा बयान किया है। उन्होंने कहा है कि हमने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया है, सपा गठबंधन तोड़ रही है, अब इंडिया अलायंस को सोचना है कि क्या करना है। वहीं उन्होंने कहा कि आलोक रंजन का हारने का कोई दुख नहीं है, ईमानदारी से अपना वोट दिया, सपा के पास मुझे निकालने का पूरा विकल्प, निर्णय कांग्रेस और सपा को लेना है, एनडीए के साथ जाने का निर्णय संगठन तय करेंगे। सपा का पीडीए एक मशीन है, किसी की जेब का एजेंडा नहीं। इंडिया अलायंस के मुखिया पर छोड़ती हूं फैसला। अपना दल कमेरावादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है आयोजन किया। इस दौरान डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की। उन्होंने गठबंधन को लेकर के जो इस दौरान निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि सपा गठबंधन तोड़ रही है और इंडिया अलायंस को यह चीज़ सोचनी है। आलोक रंजन का हारने को लेकर के कहा कि आलोक रंजन के हारने से मुझे कोई दुख नहीं है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव चौहान लखनऊ से जुड़ चुके हैं, जिनसे जानकारी लेंगे हम। देखिए, लोकसभा चुनाव है, ऐसे में जो है सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां जो है की जा रही है। वहीं यदि मैं बात करूं अपना दल कमेरावादी पार्टी की, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस दौरान जो है पल्लवी पटेल उन्होंने कई मुद्दों को लेकर के बातचीत की है और इंडिया अलायंस पे जो है जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहेंगे? पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के सिंबल से सिराथू विधानसभा से इस समय विधायक हैं और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये उन्होंने बताया कि जो है कि उनकी अपना दल कमेरावादी पार्टी शुरू से इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही। प्रमुख रूप से उन्हें सारी बैठकों में बुलाया गया, लेकिन अभी जो वर्तमान में स्थित है उसमें जो है समाजवादी पार्टी उनसे गठबंधन तोड़ रही है। उन्होंने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी हमसे जो है गठबंधन तोड़कर जो है हमारे जो प्रस्तावित लोकसभा की सीटें थी वहां पर प्रत्याशी दे रही है
और उन्होंने ये भी आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में जो अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया था उत्तर प्रदेश में, पीडीए जो है किसी की जेब का एजेंडा नहीं है, वो एक मिशन है जिसको लेकर आज पल्लवी पटेल ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंडिया समाजवादी पार्टी पर जो है तमाम आरोप लगाए। जी जी जी। कई सारी पार्टियां जो है गठबंधन में है और लगातार जो है देखने को मिलता है कि कहीं ना कोई मुद्दे को लेकर के जो है दोनों के बीच और पार्टियों के बीच टकरार जो है बनी हुई रहती है। और यदि मैं आगामी लोकसभा चुनाव की बात करूं तो क्या इन सब चीजों का आगामी लोकसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए आगामी लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो पल्लवी पटेल ने जिस तरीके से इंडिया गठबंधन से हटकर अब एक नए प्लेटफॉर्म पे आ गई हैं, उन्होंने जब से समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा तब से उन्हें एक मजबूत साथी की तलाश थी। असुद्दीन ओबीसी के रूप में उन्हें एक मजबूत साथी मिले। और अगर हम ओबीसी की बात करें तो जो उनकी पार्टी है AIM, वो जो है उत्तर प्रदेश में जो है बड़ी भूमिका उनकी रहती है वोट कटवा के रूप में। अगर वो अपने इस एजेंडे में इस बार सफल होते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होना तय है। क्योंकि अगर हम पीछे बात करें, पीछे विधानसभा चुनाव 2022 में लगभग AIM जो है लगभग 90 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सपा उन्हीं सीटों पर कहीं ना कहीं 1000, 1500, 2000 इस तरीके के आंकड़ों से चुनाव हारी। और इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर मिला। जहां पर कमल कभी नहीं खिला था उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। इस तरीके से जो है ये एक बड़े वोट कटवा के रूप में साबित हो सकते हैं। और अगर पल्लवी पटेल की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं जो है पिछड़ों की राजनीति करती है और वो भी जो है अखिलेश यादव पीडीए का जो नारा दिया है उसमें कहीं ना कहीं पीडीए में ही सेंधमारी का कार्य करेंगी। जी जी। वही यदि मैं बात करूं भाजपा को लेकर के जिस प्रकार से आपने अभी बात की, तो क्या पल्लवी पटेल एनडीए सरकार के साथ ज्वाइनिंग कर सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने कहा कि अभी हम इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम एनडीए में शामिल होंगे तो ये हमारा संगठन तय करेगा। अभी तो फिलहाल उन्होंने इंडिया गठबंधन पर बात करते हुए कहा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हमें अलग थलग कर रही है उस पर कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों हुई। हम आपको बता दें पल्लवी कि आयुषी जी कि हम आपको बता दें कि ये जो सारी फसाद की जड़ है ये जो है अभी हाल में फरवरी में जो राज्यसभा चुनाव हुए थे वो वहां से शुरू हुई। क्योंकि पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी के जो 3 प्रत्याशी थे उसमें से 2 प्रत्याशियों को वोट देने से उन्हें मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी स्वयं का जो पीडीए है उससे जो है इतर होकर लोगों को उन्होंने टिकट दिए और उन्होंने खुले तौर पर आलोक रंजन का विरोध किया था। जी जी गौरव जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगामी लोकसभा चुनाव है, ऐसे में लगातार जो है सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। वहीं अपना दल कमेरावादी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान डॉक्टर पल्लवी पटेल का बड़ा बयान जो है सामने आया था। उन्होंने गठबंधन पर जो है जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया है, सपा गठबंधन तोड़ रही है। अब इंडिया अलायंस को इस मामले को लेकर के सोचना चाहिए। वहीं उन्होंने आलोक रंजन के हारने पर कहा कि उन्हें कोई दुख नहीं है। फिलहाल के वीआईपी विशेष पे इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।